नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वेस्ट बंगाल, असम, पौंडीचेरी, केरला, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुक्रवार को इन तारीखों का ऐलान किया है। दोस्तों चुनाव आयोग के अनुसार इस बार सभी चुनाव कर्मी फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, जिन्हें तैनाती से पहले इस महामारी की वैक्सीन दी जाएगी। ये वॉरियर्स 80 से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में मदद करेंगे। इस बार वोटिंग भी 1 घंटे ज्यादा होगी। इसके अलावा इस महामारी के मद्देनजर इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन नामांकन का ऑप्शन भी दिया गया है। ऑफलाइन नामांकन के वक्त सिर्फ 2 लोगों के साथ जाने की अनुमति होगी, जबकि डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को साथ ले जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियों का काफिला ही हो सकता है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 27 मार्च से होगा और अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा। इसके अलावा असम में भी 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में 1 चरण में ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सरकार और जनता बाइकआउट चीखती रही, लेकिन चीन का शेयर 3% बढ़ गया। 2 साल बाद वह फिर सबसे बड़ा कारोबारी देश बना। दोस्तों 15-16 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए, चीन के भी 40 सैनिक हताहत हुए। इसके बाद सोशल मीडिया पर चीन के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया। बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट और बाइकआउट चाइना, इस तरह के हैशटैग भी ट्रेंड होने लगे। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर चीनी सामानों को बाइकआउट करने की जो मुहिम चलाई गई थी वो कामयाब हुई? इसका जवाब आंकड़ों से साफ हो जाता है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट पर नवंबर 2020 तक के आंकड़े मौजूद हैं। इसके मुताबिक 2020-21 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने विदेशों से जितना सामान खरीदा उसमें से 18% चीन से आया है। अगर इसकी तुलना पिछले साल के आंकड़ों से की जाए तो ये शेयर 15% के आसपास है, यानी कि सिर्फ 8 महीने में ही भारत ने कुल इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 3% बढ़ गई है। यानी कि बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट से चीन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, उल्टी चीन की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। लग सकता है बड़ा झटका, पेट्रोल के बाद अब दूध भी मिलेगा महंगा। 1 मार्च से 12 रुपए तक बढ़ सकती है कीमतें। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर है, वहीं दूसरी तरफ दूध के दाम भी बढ़ सकते हैं। यह आम आदमी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दूध उत्पादकों ने मांग की है कि दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से उनके आर्थिक हालात खराब हो गए हैं। वहीं रतलाम के कुछ गांवों में उत्पादकों ने कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। रतलाम मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को 25 गांवों की एक बैठक हुई। दूध के दाम बढ़ाए जाने पर सहमति बनी। 1 मार्च से दूध के दाम बढ़ जाएंगे और यह 12 रुपए तक बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, पूछा 1 जिले में 3 चरणों में वोटिंग क्यों? जी हां दोस्तों, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। 8 चरणों में मतदान की घोषणा के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के हिसाब से तारीखों का ऐलान हुआ है। सवालिया लहजे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा कि आखिर 1 जिले में 3 चरणों में क्यों चुनाव करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में खेल खेला जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल पर बंगाली ही राज करेगा, किसी बाहरी को घुसने नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दौरे के हिसाब से तारीखों का ऐलान किया है। जो बीजेपी ने कहा, चुनाव आयोग ने वही किया है। गृह मंत्री अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम हर हाल में बीजेपी को हराएंगे। खेल जारी है, हम खेलेंगे और जीतेंगे भी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मंदी से बाहर निकला भारत, दिसंबर तिमाही में 0.4% बढ़ी इकोनॉमी। जी हां दोस्तों, मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ गई है। दिसंबर तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 0.4% की बढ़त हुई है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर निकल गई है। दोस्तों पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 8% की गिरावट आने का
अनुमान है। जीडीपी के इन आंकड़ों का सबको बेसब्री से इंतजार था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। अप्रैल से जनवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 12.34 लाख करोड़ रुपए का रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूसुफ पठान ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। सचिन, धोनी और गौतम गंभीर पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने भारत के लिए 57 वनडे मैचों में 810 रन बनाए। वहीं 22 टी20 मैचों में उनके नाम 236 रन है। यूसुफ पठान ने 2 वनडे शतक और 3 अर्धशतक भी ठोके हैं। यूसुफ ने 33 वनडे और 13 टी20 विकेट भी अपने नाम किए हैं। दोस्तों, यूसुफ पठान ने शुक्रवार को ट्विटर पर अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने बेहद ही भावुक संदेश पोस्ट कर अपने फैंस और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। यूसुफ पठान ने लिखा कि मुझे याद है कि जिस दिन मैंने पहली बार भारत की जर्सी पहनी थी, मैंने ही सिर्फ वो जर्सी नहीं पहनी थी, वो जर्सी मेरे परिवार, कोच, दोस्त और पूरे देश ने पहनी थी। मेरा बचपन जिंदगी क्रिकेट के इर्द गिर्द बीता और मैं अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू और आईपीएल क्रिकेट खेला। लेकिन आज कुछ अलग है। आज कोई वर्ल्ड कप या आईपीएल फाइनल नहीं है, लेकिन ये उतना ही अहम दिन है। आज बतौर क्रिकेटर मेरे करियर का पूर्ण विराम लग रहा है। मैं आधिकारिक तौर पर संन्यास का ऐलान करता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुडुचेरी में पेट्रोल डीजल पर वेट 2% कम हुआ। उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने प्रदेश की जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत प्रदान की है। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट में 2% कमी की घोषणा की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश के कई हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के भी ऊपर पहुंच चुके हैं। इसका कारण पेट्रोल डीजल के कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होने के साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स भी हैं। इसके चलते देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोगों के बढ़ते रोष को देखते हुए राज्य सरकारें वेट के दाम में कमी कर रही है। राजस्थान ने 29 जनवरी को वेट 38% से घटाकर 36% कर दिया था। मेघालय में सरकार ने पेट्रोल पर 7.40 रुपए और डीजल पर 7.10 रुपए कम किए। वहीं असम में 12 फरवरी को टैक्स में 5 रुपए कम किए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक पेट्रोल और डीजल के टैक्स में कोई कमी नहीं की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूनाइटेड नेशंस प्रमुख एंटोनियो गुटारेस ने इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर का किया स्वागत। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने एलओसी पर सीज फायर के सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने के लिए भारत और पाकिस्तान की सेना की घोषणा का स्वागत किया है। गुटारेस ने उम्मीद जताई है कि यह सकारात्मक कदम आगे की बातचीत के लिए दोनों पक्षों को अवसर मुहैया करवाएगा। गुटारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गुरुवार को अपने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूएन महासचिव कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर के सभी समझौतों से सख्ती से पालन और स्थापित तंत्र के जरिए संपर्क में रहने संबंधित दोनों देशों की सेनाओं के संयुक्त बयान से उत्साहित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत बायोटेक से कोवैक्सीन खरीद रहा है ब्राजील। 20 मिलियन डोज की डील पर लगी मोहर। जी हां दोस्तों, ब्राजील ने भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से 20 मिलियन वैक्सीन खरीदने की डील की है। भारत बायोटेक इस महामारी के लिए कोवैक्सीन बनाती है जो पूरी तरह से भारत में ही निर्मित है। दोस्तों, इसके लिए ब्राजील ने करीब 1.6 मिलियन रियाल का सौदा किया है। ब्राजील में ठीक 1 साल पहले पहली बार एक व्यापारी के इस महामारी से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। वो इटली से ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंचा था। इसके बाद से अब तक 2,25,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1541 लोगों की मौत ब्राजील में हो गई है। वहीं पिछले 7 दिनों से औसत आंकड़ा 1150 लोगों की मौत का है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11,25,53,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 24,97,000 को पार कर गई है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक इस महामारी के 2,84,31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि
दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है इस महामारी की स्थिति भारत में। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,63,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,56,000 के पार है। इस महामारी का सर्वाधिक असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 21,29,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स 1939 अंक टूटा, निफ्टी 14,550 के नीचे बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 2,000 अंक टूटा, निफ्टी में भी 550 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। शेयर बाजार में यह साल 2021 की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले 22 फरवरी को सेंसेक्स 50,000 अंक के नीचे बंद हुआ था। मई 2020 के बाद ये एक दिन में सेंसेक्स की सबसे बड़ी गिरावट है। दोस्तों सेंसेक्स आज 1939 अंक यानी कि 3.8% टूटकर 39,100 पर बंद हुआ, जो कि 22 फरवरी के बाद सेंसेक्स में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी राहत, अब जन्मजात बीमारियों का भी मिलेगा क्लेम, पॉलिसी देने से मना नहीं कर सकती है बीमा कंपनियां। जी हां दोस्तों, बीमा कंपनियां आने वाले समय में आपको किसी भी बीमारी का क्लेम देने से मना नहीं कर पाएंगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों से साफ कह दिया है कि बीमा कंपनियां किसी की भी पॉलिसी देने से मना नहीं कर सकती, चाहे वो बीमारी जन्मजात ही क्यों ना हो। IRDAI के चेयरमैन सुभाष चंद्र खूटिया नेशनल इंश्योरेंस अकादमी के कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पैदाइशी बीमारी है या फिर ऐसी बीमारी है जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं दे रही है, तो कंपनियों को जो भी बीमारी व्यक्ति के हाथ में नहीं है उसके लिए इंश्योरेंस कवर से वंचित नहीं करना चाहिए। IRDAI ने कहा कि इस मामले में बीमा कंपनियों को ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा डेटा एनालिसिस कर पॉलिसी होल्डर्स को इंश्योरेंस से दूर रखना गलत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेल मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत, मोबाइल एप्लीकेशन से फिर से बुक कर सकेंगे जनरल टिकट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की पकड़ ढीली होने के साथ ही रेलवे धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। स्पेशल ट्रेनों के अलावा रेगुलर ट्रेनों की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में रेलवे ने दैनिक और जनरल यात्रियों के लिए बड़ी राहत देते हुए मोबाइल एप्लीकेशन से टिकट बुक करने की सर्विस फिर से शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशनों पर टिकटों के लिए बुकिंग काउंटर पर भीड़ इकट्ठा न हो, इसलिए इंडियन रेलवे ने UTS ऑन मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है। इंडियन रेलवे ने यह फैसला कुछ स्थानों पर पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू करने को देखते हुए लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई जगह पर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा और बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी इलाकों में अधिकांश जगहों पर दिन के तापमान में और बढ़ोतरी हुई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से 6 से 9 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान संभावना है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं दोस्तों अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा। हालांकि 28 फरवरी से हवा के रुख में बदलाव होगा, ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के भागों में हर दिन नए पायदान पर चढ़ते पारे पर लगाम लगेगी और समय से पहले आ गई इस गर्मी में कुछ कमी आएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना 342 रुपए टूटा तो चांदी में 2000 से ज्यादा की आई गिरावट। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। आज सोना 342 रुपए सस्ता होकर 45,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 2007 रुपए कम होकर 67,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के कारण सोना और चांदी सस्ते हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल में शांति, दिल्ली में डीजल नए रिकॉर्ड की ओर। जी हां दोस्तों, भले ही बीते 3 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम चुप्पी साध के बैठे हैं, लेकिन आम आदमी की जेब यहां से नहीं तो वहां से कट रही है। फरवरी में एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ चुके हैं। इस महीने में यह तीसरी बढ़ोतरी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें मंगलवार को बढ़ी थी, तब से अब तक इसमें शांति है। हालांकि दोस्तों, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में एक बात की आशंका हमेशा रहेगी कि कीमतों का घटना मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड की कीमतें $66 प्रति बैरल को पार कर गई है। और केंद्र सरकार ने जो टैक्स बढ़ाए हैं, राज्य सरकार के साथ में मिलकर उनको भी केंद्र और राज्य सरकारें कम नहीं कर रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए को पार करने को बेताब हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे की कंपनी रेलटेल की शेयर बाजार में अच्छी लिस्टिंग, 94 रुपए के मुकाबले 109 रुपए पर हुआ लिस्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में भारतीय रेलवे की एक और कंपनी रेलटेल लिस्ट हो गई है। एनएसई पर इशू प्राइस 94 रुपए प्रति शेयर के मुकाबले 109 रुपए पर लिस्टिंग हुई। फिलहाल रेलटेल का शेयर 20% की तेजी के साथ 113 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। यानी कि जिन लोगों को रेलटेल का आईपीओ मिला होगा, उन्हें करीब 16% का लिस्टिंग गेन मिला है। दोस्तों, रेलटेल का इशू 42 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इसमें रेलटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 16 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स की कैटेगरी 65.14 गुना सब्सक्राइब हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर, गेहूं सरसों समेत 6 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी खट्टर सरकार, जो पहली बार हुआ शामिल। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार हरियाणा सरकार 6 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी। यही नहीं, किसानों के खातों में 48 घंटे के भीतर भुगतान राशि आ जाएगी। दुष्यंत ने कहा कि देश के इतिहास में हरियाणा पहला राज्य है जो की फसल को एमएसपी पर खरीदेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजीकृत किसानों की फसल के एक एक दाने की खरीद होगी। किसान अपनी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य फसल खरीद सीजन को लेकर पूरी तरह तैयार है। हरियाणा में आगामी सीजन में 6 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। इन फसलों में गेहूं, सरसों, दलहन और सूरजमुखी के साथ साथ चना और जौ की फसल को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों की फसल खरीद के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी और इस बार 48 घंटे में किसानों के खाते में फसल की राशि डाल दी जाएगी। वैसे दोस्तों, आपकी इस जानकारी के लिए बता दें, 3.5 महीने से भी ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं मानी है। किसानों की एक ही मांग है कि एमएसपी पर कानून बना दिया जाए, ताकि हर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिल जाए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।